नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और इनसे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए आने वाले वक्त में ग्रीन एनर्जी का ही बोलबाला होगा। दुनिया की 6 बड़ी कार कंपनियां पहले ही 2040 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नहीं बनाने का फैसला उन्होंने किया है। और अब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भी 10 साल के भीतर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को फेज आउट करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी डीजल से चलने वाली गाड़ियों को पहले ही नहीं बनाने का ऐलान कर चुकी है। अब मारुति का फोकस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्निक के इस्तेमाल का है और कंपनी का कहना है कि आने वाले 5 से 7 सालों में सभी वाहनों में इको फ्रेंडली तकनीक देखने को मिलेगी, जिसमें माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल होगा। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने पेट्रोल गाड़ियां नहीं बनाने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से देश के ऑटो सेक्टर में क्या बदलाव आएंगे, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। ऑटो सेक्टर में तकनीक के माध्यम से कई क्रांति आ रही हैं, कई बदलाव आ रहे हैं और इसी दिशा में जो अगला बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो ये है कि पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी और उसके बाद इलेक्ट्रिक और अब हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ वाहन निर्माता कंपनियां कदम बढ़ा रही हैं। यानी कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियां बनाने के लिए वाहन निर्माता कंपनी न केवल निवेश कर रही हैं बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। मसलन देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अगले 5 से 7 सालों में उन्होंने तय किया है कि वो स्ट्रॉन्ग और माइल्ड हाइब्रिड कार बनाएंगी और इसके जरिए कोशिश ये होगी कि जो फिलहाल ग्राहक की सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो महंगे पेट्रोल और डीजल के दाम से जूझ रहे हैं और वो एक ऐसी कार चाहते हैं जो किफायती हो, तो इस गैप को वो पूरा कर पाएं और साथ ही साथ अपने पिटारे में वो एक हाइब्रिड कार जरूर शामिल कर पाएं। सिर्फ यहाँ पर वाहन निर्माता कंपनी ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि अलग अलग इंसेंटिव्स के जरिए ऐसी गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए जो पर्यावरण के नज़रिए से काफ़ी मुफीद हों, बल्कि उनके राज्य में भी वाहन निर्माता कंपनी ज़्यादा निवेश लेकर के आए, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये कई मोर्चे पर राज्य सरकार को फायदा देके जाएगा, खासकर नौकरियों के मोर्चे पे। तो ऑटो सेक्टर में जो अगला बड़ा बदलाव जिस तरफ कंपनियां कदम बढ़ा रही हैं वो यही है कि हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड हो या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार हो, इनको बनाने के लिए कंपनियां वो रोड मैप तैयार कर चुकी हैं और चाहे मारुति हो, हुंडई हो या कोई भी कंपनी, वो इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं ताकि इस फिलहाल जो कंसेप्ट स्टेज पर है उसको पूरा हकीकत में तब्दील किया जा सके। चलिए, यहाँ पर सिर्फ मारुति ही नहीं गो ग्रीन का मंत्र अपना रही है, बल्कि टाटा मोटर्स भी ये मंत्र अपना रही है। पेट्रोल के विकल्प के तौर पर टाटा ने ईवी पर खास फोकस किया है और टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन ने आज एक बार फिर इसको लेकर कंपनी का कमिटमेंट दोहराया है। टाटा मोटर्स के एजीएम में स्टेक होल्डर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि टाटा मोटर्स न्यू जनरेशन ईवी को बनाने के प्लान पर तेजी से काम कर रही है। Jaguar Land Rover has embarked on the reimagined journey to embrace an electric future and transform its digitally savvy modern luxury business, delivering strong financial results. We are making rapid progress in our plans for developing a new generation of electric vehicles with our all-electric Jaguar strategy and BEV-first EMA platform and new Land Rover products. We are also working assiduously to address the supply chain issues and hopeful of a gradual recovery in performance through the year. I must say that the semiconductor issue continues to make an impact on Jaguar Land Rover because we are not able to meet the production numbers that are required to deliver to the market. The demand for our vehicles in each of our businesses, Jaguar Land Rover, commercial vehicles, and passenger cars, remain strong. We expect the performance to progressively improve through the year, quarter by quarter, and hoping that the second half of the FY23 will be notably better than the first half of the year. The shift to sustainable mobility is irreversible. The Tata Motors Group, both in India and Jaguar Land Rover, are aiming to be leaders of green mobility. चलिए, तो इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। स्वागत है आपका धवन साहब हमारी इस खास पेशकश में। तो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स दोनों ही गो ग्रीन के मोर्चे पर निकल चुके हैं। पेट्रोल की गाड़ी आने वाले वक्त में वो बंद करने वाले हैं। कितना अहम जरूरी फैसला आपको लगता है 2 कार मेकर्स कंपनियों ने यहाँ पर लिया है? देखिए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बात कर रहे हैं वो बहुत
डिकेड से ये चल रहा था कि एक ऑल्टरनेट हमारे पास होना चाहिए फॉर इंटरनल कंबस्शन इंजन, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पिछले 30-40 साल से हो रही थी, और अब जाके हम वी हैव रिफाइंड इट एंड इट हैज बिकम नाउ प्रैक्टिकल एंड यूजेबल। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि अभी हमारे पास इट हैज नॉट गिवन अस इनफ एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग हैड इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेट, और उसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, उसकी सर्विसिंग कैसी होगी, उसकी रेजिड्यूल वैल्यू कितनी रह जाएगी 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, क्योंकि बैटरी की जो कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ। तो जो 30 लाख रुपए की गाड़ी जो आज आप ले रहे हैं वो 10 साल के बाद उसकी कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए ही रह जाएगी। उस टाइम के ऊपर विल यू बी रेडी टू इन्वेस्ट अनदर 15 lakhs? तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल इश्यूज आएंगे, वो तभी सॉल्व हो सकते हैं when we face the issue। धवन साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से हम कमोडिटी की महंगाई बढ़ती हुई देख रहे हैं और जिस तरह से चंद्रशेखरन साहब ने भी हाईलाइट किया कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है और जिसकी वजह JLR के प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है, चिप शॉर्टेज दूर करने के लिए लगातार यहाँ पे कोशिशें जारी है, कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस को देखते हुए भी कार मेकर कंपनियाँ जो हैं वो इस तरफ अब रुझान कर रही हैं कि EV को ही बढ़ाया जाए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने पर फोकस किया जाए? देखिए, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन के जो गाड़ियां हैं वो तो ऑब्वियसली पिछले 100-125 साल से बिकी रही हैं और चली रही हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एक नया ऑल्टरनेट आया था, अभी आया हुआ है, उसके ऊपर बहुत दबाव कंपनी की तरफ से है, बिकॉज उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी हो चुकी हैं पिछले ऑलमोस्ट 3-4 डिकेड्स के अंदर, एंड दे नाउ नीड टू रिकवर दैट अमाउंट। सो उन कंपनी की तरफ से देयर इज अ वेरी बिग पुश सो दैट ये दोनों गाड़ियां हमारी जो इंटरनल कंबस्शन इंजन की और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये दोनों साथ साथ ही बिके, और उसके साथ साथ ही नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च जो हाइड्रोजन की है उसके ऊपर चलती रहे और वो फाइन ट्यून हो जाए। ईवी के बाजार पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। 2025 तक लगभग 25% का बाजार यहाँ पर कैप्चर करने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास केवल 1% का बाजार है। किस तरह से यहाँ पर हमें एडवांस स्पीड में काम करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप एन इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारी जब मास यूजेज शुरू हो जाएगी, गाड़ियां सड़कों के ऊपर हमको जितनी पेट्रोल की हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी, तो एक्चुअली हमारे को रिक्वायरमेंट का पता लगेगा एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। सबसे बड़ी इश्यू तब आएगी जब लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं और गाड़ियां उनकी सड़कों के ऊपर खड़ी होती हैं, वो कैसे चार्ज कराएंगे गाड़ी को। और हमारे इतने चार्जिंग स्टेशन होंगे एक टाउन के अंदर या मेट्रो के अंदर जो कि हर गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग मिल जाए, तो ये जो प्रैक्टिकल इश्यू है वो जब हम काम करना शुरू करेंगे, इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तभी उनकी सोल्यूशन साथ साथ में निकलेगी। मारुति का कहना है कि ये फोकस करेंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्निक पर और अगले 5 से 7 साल में तमाम जो वाहन है इको फ्रेंडली टेक्निक में ही बनते हुए इनके दिखाई देंगे, जिसमें से माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल होगा। इसको अगर आप हमें लेमैन टर्म्स में समझा सकें तो क्या मतलब होगा? देखिए, हाइब्रिड जो है, एक तो वीक हाइब्रिड जो कहते हैं हम, जो एंट्री मॉडल में है, वो तो सिर्फ एक स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको प्रोविजन मिलता है गाड़ी के अंदर, जिसका मतलब है कि रेड लाइट पे या लंबी टाइम के लिए सड़क के ऊपर कहीं साइड में खड़े हैं तो वो इंजन बंद हो जाएगा और जिस वक्त चलना चाहेंगे वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। और दूसरा जो हाइब्रिड है वो बैटरी एंड इंटरनल कंबस्शन इंजन दोनों की पावर मिलती है, एंड अक्सर होता है कि ये दो पिछले पहियों को इलेक्ट्रिक की पावर मिले और दो अगले पहियों को इंटरनल कंबस्शन की पावर मिले, और जो इंटरनल कंबस्शन का इंजन है वो साथ साथ में बैटरियों को भी चार्ज करेगा, तो विद द रिजल्ट के काफी देर तक, प्रेज्यूमेबली 30 to 50 किलोमीटर तक आप
इलेक्ट्रिक के ऊपर चला सकते हैं और साथ में उसको सपोर्ट मिलेगी इंटरनल कंबस्शन इंजन की चार्जिंग की। इस बीच हमारे सहयोगी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिष्ठा, बताएं, अगले 10 साल में पेट्रोल की गाड़ियां सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी। तमाम दिग्गज कार मेकर्स की ये प्लानिंग क्या है, क्या जानकारी है आपके पास? शर्मिष्ठा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। बताइए। मैं सुन पा। शर्मिष्ठा, सवाल आपसे ये है कि अगले 10 सालों में जो हम पेट्रोल की गाड़ियां गायब होती हुई देखेंगे सड़कों पे, जो बड़ी कार मेकर्स कंपनियों की प्लानिंग है कि बिल्कुल इको फ्रेंडली और गो ग्रीन तरीके से गाड़ियां अब बनाएंगे आगे चलते हुए, किस तरह से कंपनियां अपना फोकस पर्यावरण की ओर कर रही है, क्या जानकारी है आपके पास? तो देखिए, इस साल से ही कैफे टू नॉर्म्स लागू हो गई है और अगले साल BS6 का स्टेज 2 इम्प्लीमेंट होगा। तो कंपनियों के पास ऊपर काफी प्रेशर है सरकार की तरफ से कि एमिशन कम की जाए, ताकि वेहिकुलर पोल्यूशन ज्यादा ना हो। इसलिए ये लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे मारुति सुजुकी ने BS6 के पहले डीजल बंद कर दिया। अभी ये सोच रहे हैं कि आगे जाके पेट्रोल गाड़ी भी बनाए तो पावर ट्रेन अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि ऑयल का इंपोर्ट कम होना चाहिए, एमिशन कम होना चाहिए। तो प्योर पेट्रोल जो गाड़ी है उस फॉर्मेट में गाड़ी नहीं बनेगी। पेट्रोल के साथ काफी एथेनॉल ब्लेंडिंग होगा, ताकि अगर 20% एथेनॉल हो पेट्रोल में तो 20% क्रूड कम हो जाएगी। इसके अलावा बायोफ्यूल पे काफी काम चल रही है कि जो बायो CNG की भी बात हो रही है, जो कार्बन नेगेटिव है। और इसके अलावा भी हाइब्रिड आने वाली है। मारुति अपनी पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी दिखाएगी इसी महीने की 20 तारीख को। और इसमें इकोसिस्टम डेवलप करते हुए ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ जाना चाह रहे हैं। बीच हमारे साथ क्रांति संभव, एडिटर एंड लीड टाइम्स ड्राइव भी जुड़ गए हैं। क्रांति, हमको ये समझाए कि BS6 स्टेज 2 जिसकी बात शर्मिष्ठा कर रही हैं, इसमें किस तरह से अब कंपनियों को एक्ट करना होगा? वो लागू हो गया है और उस हिसाब से अगर हम देखें 2020 के बाद से जिस तरह से BS6 के बाद या बाद से BS6 के बाद जो जिस तरह से गाड़ियों को हमने एमिशन नॉर्म के हिसाब से बदलते हुए देखा था, अब जो है एक बड़ा चैलेंज यहाँ ये नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार थी उससे शायद ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन मारुति सुजुकी ने देखी है। इसके अलावा एक और जो चेंज हमने देखा है, जहां पर छोटी गाड़ियों से जो ग्राहक हैं बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल कंपनी की स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को जरूर मिल रही है कि वो जैसा शर्मिष्ठा भी बता रही हैं कि इसी महीने हम एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो कि टोयोटा से सोर्स किया हुआ, टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में कंपनी लेकर आ रही है और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है 2025 तक कंपनी कह रही है। तो उस हिसाब से ये शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। 2020 में जब हमने एमिशन नॉर्म को चेंज होते हुए देखा था, तो जो एमिशन के जो मापदंड है वो पहले से ज्यादा कड़े हो गए हैं और वो छोटी गाड़ियों में वो और इसके अलावा जो हम अगर कहें सेफ्टी नॉर्म्स, इन सबको मिलाकर छोटी गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो एक बड़ी वजह ये रही कि कंपनी अब नए प्रोस्पेक्ट की तरफ या नए स्ट्रैटेजी की तरफ देखना शुरू कर चुकी है। और दुनिया में किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरर को हम देखें तो 2030, 2032, 2035, 2040 तक उन्होंने अपने सभी पोर्टफोलियो को जो है वो इलेक्ट्रिक या इको फ्रेंडली पोर्टफोलियो बनाने का फैसला किया। तो मारुति का फैसला उसी दिशा में एक कदम नजर आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर दुनिया की 6 बड़ी कार कंपनियां पहले ही 2040 से पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नहीं बनाने का फैसला ले चुकी हैं और अब मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स को ग्रीन के रास्ते पर निकल गए हैं। क्रांति, आपका और धवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टर बिक्री के रुझान और नए प्लांट और आगे के आउटलुक पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने M&M के फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का से खास बात की है। सुनते हैं इस चर्चा के अंश।
मानसून जो है इस समय पूरे देश में आगे बढ़ चुका है, अपनी पकड़ जमा चुका है, तो इसके लिए ये खेती के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हमने अपना पिछला प्लांट जो था वो तेलंगाना स्टेट में जहीराबाद जगह में क्षेत्र में करीब 10 साल पहले लगाया था, और उसके बाद हम अपना नया प्लांट इस समय पंजाब के मोहाली के पास एक नया प्लांट स्वराज ब्रांड के अंडर हम लोग लगा रहे हैं। काम काफी तेजी से चल रहा है और हम लोग 400 करोड़ रुपया इस नए प्लांट के ऊपर स्पेंड करने जा रहे हैं। सो क्लियरली जैसे कि आपने बोला कि इस समय रूरल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। मॉनसून, जैसा कि आईएमडी ने अप्रैल में बोला था कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, वो जून के पहले 2 सप्ताह कुछ स्लो था, जिसकी वजह से खरीफ की जो बुआई थी वो धीमी गति से चली। लेकिन पिछले 7 से 8 दिन में हम देख रहे हैं कि मॉनसून की जो प्रोग्रेस है उसकी प्रगति काफी हुई है। इस समय पूरे देश में मॉनसून समय से पहले आ गया है, और अगर ये मॉनसून इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहा और इसकी टाइमलीनेस जो होती है कि कितने टाइम में वो आ रहा है और कितना उसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, अगर वो भी आगे जाके कुछ हफ्तों में अच्छा रहा तो अजय मुझे कोई भी इस बारे में शक नहीं होगा कि जो खरीफ की उपज है वो भी देश में बहुत बम्पर होने वाली है। जी हाँ, आपके ब्रांड का नाम है स्वराज और हमारे चैनल का नाम है स्वदेश, एकदम मेल खाता हुआ लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है ये जान के। एक बात अजय, हमारे 3 ब्रांड है। पहला की महिंद्रा ब्रांड है जो कि हमारा लीड ब्रांड है, उसके बाद स्वराज वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, और तीसरा ब्रांड हमारा है ट्रैक्स्टार जो कि हम बड़ौदा में बनाते हैं। जी हेमंत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पुराने ज़माने में बात ये देखी जाती थी कि 5-10 फार्मर जो है वो एक ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। एक बड़े थोड़े एफ्लुएंट फार्मर जिनकी स्थिति अच्छी है वो एक ट्रैक्टर लेते थे और बाकी सब शेयर करते थे या एक तरह से भाड़े पे भी लेते थे। लेकिन कुछ सालों में हमने देखा ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है रूरल इंडिया में, और अब ट्रैक्टर ओनरशिप के ट्रेंड्स बहुत इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी अगर आप प्रकाश डालें और ये भी बताएं कि एग्री इकोनॉमी में ट्रैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं होता और भी बहुत सारे कामों में होता है, तो वो कैसे बढ़ा रहे हैं ट्रैक्टर ओनरशिप के ट्रेंड्स को? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये मैं आपके दर्शकों के साथ थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगा। क्योंकि जैसा कि आपने सही बोला कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किसान के लिए सिर्फ खेती करने के लिए नहीं है। ट्रैक्टर एक किसान के घर में एक उसके बेटे की तरह है, और जब भी किसान के पास कुछ भी रुपया आता है, कुछ भी उसकी कमाई होती है, तो उसका पहला एम होता है कि मैं जाके एक ट्रैक्टर खरीदूं। वो ट्रैक्टर किसी भी एचपी रेटिंग का हो सकता है। आपको मालूम हुआ कि महिंद्रा में हम 20 एचपी से लेके 100 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर बनाते हैं। तो जितना किसान का उसकी समृद्धि होती है, जितनी उसकी यूसेज होती है, उस हिसाब से वो अपना ट्रैक्टर खरीदता है। लेकिन किसान की लाइफ में, किसान के जीवन में ट्रैक्टर का जो मान्य है वो बहुत ही ऊपर माने जाते हैं। ट्रैक्टर वो खेती के लिए यूज करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह, जिसको कि हम कमर्शियल एप्लीकेशन कहते हैं, उसके लिए यूज करता है, और खासकर ट्रैक्टर उसको रेंटल इनकम भी देता है। तो जैसा कि आपने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रैक्टर 5 से 10 किसान मिलके यूज करते हैं, तो वो यूसेज भी बहुत यूज होता है जो विलेजेस में है। तो इसकी वजह से उसके 3 तरह की आमदन बढ़ती है। एक तो उसके खेती में ट्रैक्टर काम करता है, दूसरा उसके साथ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसान उसको यूज करता है, और तीसरा जब उसका काम नहीं चल रहा होता तो उसके मित्रों को, उसके बाकी गांव वालों को वो किराए पे देता है, भाड़े पे देता है, जिससे उसकी फिर कमाई होती है। सो ट्रैक्टर एक किसान की लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट माना जाता है। एक आखिरी सवाल मैं क्विकली आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि आपको जब नया प्लांट लगा रहे हैं आप, अब ट्रेंड्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट 3 से 4 साल क्या ट्रैक्टर साइकिल में इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? क्योंकि कंपनी नया प्लांट इतना बड़ा कैपेक्स छोटे अवधि के लिए तो करती नहीं है, क्या ये साइकिल इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है? अजय, हम लोग पिछले करीब 30 साल का डेटा मॉनिटर करते हैं उन्हें रनिंग बेसिस, उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं, और हमने देखा कि ट्रैक्टर जो है वो बीच में साइक्लिक इंडस्ट्री हो जाती है। कई बार 1-2 साल के लिए व्यवसाय नीचे आ जाता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि अगर आप 30 साल 3 दशकों का डेटा देखें तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री 7% के करीब हर साल ग्रो करती है, ऑन ए क्यूमुलेटिव बेसिस 7% ग्रो करती है। तो इसका मतलब हमें अधिक से अधिक कैपेसिटी की जरूरत है। और अभी भी अगर आप देखें पूरे देश में तो ट्रैक्टर्स का जो पेनिट्रेशन है
है किसान के लिए, वो अभी भी भारतवर्ष में बहुत कम है। जबकि अगर आप चाइना में देखें, यूएस में देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो अभी भी वहां पे पर कैपिटा ट्रैक्टर यूसेज जो है वो हमसे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब देश में, जो कि हमारा देश एक एग्री डिपेंडेंट देश है, उसमें ट्रैक्टर की बिक्री जो है अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। तो जब हम देखते हैं कि 7% के हिसाब से ये CAGR ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली हमको भी एज ए लीड प्लेयर, क्योंकि आपको मालूम है कि 40% से अधिक मार्केट शेयर महिंद्रा और स्वराज ब्रांड का है, तो उसके साथ हम लोगों को अब तैयार रहना पड़ेगा कि अगर किसी भी तरह की डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है तो हम महिंद्रा में उसको सर्विस कर सके। तो ये जो ट्रैक्टर प्लांट है ये हमारा इस साल के एंड तक चालू हो जाएगा, और ये जो एडिशनल कैपेसिटी है हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से इसको यूज कर पाएंगे। और अब बात डिले होती फ्लाइट्स की, जिसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पेश है ऐसी पर स्वदेश विशेष। लोग फ्लाइट से इसीलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या किया जाए जब फ्लाइट ही लेट हो और वजह भी अजीब हो। कुछ ऐसे ही वजह है एविएशन सेक्टर से, का स्टाफ ऐसा बीमार हुआ कि कंपनी का एक तरह से भट्टा ही बैठ गया। शनिवार को कुछ ऐसा ही इंडिगो एयरलाइंस के साथ हुआ। इंडिगो के यात्री अपनी फ्लाइट उड़ने का इंतजार करते रह गए और कंपनी के एम्प्लॉय सिक लीव डालकर एयर इंडिया की भर्ती में चले गए। फिर क्या था, हजारों यात्री इंतजार करते रहे और इंडिगो के करीब आधे यानी 900 से अधिक विमान देरी से उड़े। आखिर क्या है ये मामला, पहले देख लेते हैं ये खास वजह। इस खास रिपोर्ट में फिर करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा कि आखिर क्यों है एविएशन सेक्टर इतना लाचार। छुट्टी पर कर्मचारी, एयरपोर्ट पर मारामारी, लेट है फ्लाइट, इंडिगो की हालत टाइट, छुट्टी पर स्टाफ, फ्लाइट हुई हाल। कहां गया एयरलाइंस का स्टाफ? जी हां, इन दिनों देश की एयरलाइंस में बड़ा उथल पुथल मच रहा है और सबसे ज्यादा हाल बेहाल है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस की। दरअसल कहानी शुरू हुई है शनिवार से, जहां शनिवार को इंडिगो के कर्मचारियों का अचानक सिक लीव पर चले गए थे। और फिर क्या था, इधर छुट्टी पर गया स्टाफ और उधर फ्लाइट हुई हाफ, यानी कि इंडिगो की 55% उड़ानें देर हो गई। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशंस शनिवार 2 जुलाई को बुरी तरह प्रभावित रहे। 55% से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स देरी से उड़ान भरती हैं, जिसके चलते इंडिगो फ्लाइट के जो हवाई मुसाफिर हैं उन्हें अच्छा खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, इतवार 3 जुलाई को भी यही असर लगभग देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही थी। और इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि इंडिगो फ्लाइट के जो कैबिन क्रू हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। इंडिगो एयरलाइन रोजाना तकरीबन 1600 फ्लाइट उड़ाती है डोमेस्टिक, इसके साथ ही इंटरनेशनल रूट पे, और 55% फ्लाइट का डिले होने का मतलब है कि तकरीबन 900 फ्लाइट डिलेड हुई और इसके चलते यात्रियों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वैसे शनिवार को सिर्फ इंडिगो ही नहीं, बाकी एयरलाइंस की उड़ान भी लेट लतीफ थी, जिनमें इंडिगो की 55%, एयर इंडिया की 23%, स्पाइसजेट की 20%, विस्तारा की 14%, गो फर्स्ट की 12% और एयर एशिया इंडिया की 8% उड़ानें लेट थी। माना जा रहा है कि वीकेंड पर एयर इंडिया अकाशा का वॉक इन इंटरव्यू भी था, इसलिए ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है कि ये मास बंक भी हो सकता है। अब ये कैबिन क्रू ने उन्होंने अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सूत्र ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में कैबिन क्रू ने सिक लीव ली हुई थी, अपनी तबीयत का हवाला देते हुए छुट्टी लिया था। लेकिन शनिवार वही दिन था इत्तेफाक से जिस दिन एयर इंडिया, जो कि अब टाटा ग्रुप द्वारा संचालित है, वो अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रही थी कैबिन क्रू को लेकर के। दूसरा चरण था उनके रिक्रूटमेंट ड्राइव का, और माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ये संभावित है कि इंडिगो एयरलाइन के कैबिन क्रू जो ड्यूटी पर नहीं गए वो एयर इंडिया के रिक्रूटमेंट ड्राइव में वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पे आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि इंडिगो एयरलाइन की तरफ से कोई बयान इस मामले पे नहीं आया है। उधर इस मामले के बाद डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया और केबिन क्रू और कर्मचारियों की गैरहाजिरी और सैकड़ों उड़ानों में देरी पर नोटिस मांगा है। डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इंडिगो से इस मामले पे उनसे जवाब मांगा है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है कि ये फ्लाइट डिलेड क्यों हुई, क्योंकि इसका बहुत बड़ा
असर कह लीजिए या असुविधा वो इंडिगो के हवाई मुसाफिरों को उठानी पड़ी है। तो इसको लेकर के इंडिगो में साफ तौर पे सब कुछ ठीक नहीं है। देखना यह होगा कि इस पर इंडिगो अपनी आने वाले वक्त में क्या सफाई देते हैं। कर्मचारियों के अचानक गुम होने से इंडिगो के पसीने छूट गए। आलम यह है कि इंडिगो सहित कुछ एयरलाइंस ने एयर इंडिया से अनुरोध किया है कि वो उनके क्रू को एनओसी के बगैर भर्ती नहीं करें। लेकिन इस पूरे मामले पर एक और खबर ने तहलका मचा दिया, और वो ये कि शनिवार को जिस दिन इंडिगो का 55% स्टाफ गायब था, उस दिन एयर इंडिया ने किसी तरह की कोई भर्ती नहीं निकाली थी। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर कहाँ गया एयरलाइंस का स्टाफ? क्या इंडिगो में कुछ गड़बड़ चल रही है? इसके पीछे एक बड़ी वजह यही बताई जा रही थी कि जो कैबिन क्रू है, स्टाफ है, उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। हालांकि ये रिपोर्ट सामने आई कि शनिवार को एयर इंडिया ने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई थी कैबिन क्रू को लेकर के, और संभावित है कि इंडिगो के बड़ी संख्या में स्टाफ वहां चले गए होंगे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। लेकिन अब एयर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया कैबिन क्रू को लेकर के शनिवार 2 जुलाई को नहीं चलाई गई थी एयर इंडिया की तरफ से। यानी कि बड़ी संख्या में इंडिगो एयरलाइन के स्टाफ वो मास लीव पे चले गए थे, वो छुट्टी पे चले गए थे, और इतनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज का एक साथ छुट्टी पे जाना साफ इशारा करता है कि इंडिगो एयरलाइन में सब कुछ ठीक नहीं है। और यही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इंडिगो एयरलाइन के जो बड़ी संख्या में स्टाफ छुट्टी पे गए हैं, वो वर्क कल्चर को लेकर के, सैलरीज को लेकर के वहां पर जो दिक्कतें हैं उसको उजागर कर रहे हैं। शनिवार को 55% से ज्यादा फ्लाइट डिलेड रही, जबकि इतवार को तकरीबन 30% के आसपास फ्लाइट इंडिगो की डिलेड रही। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने इंडिगो से उनकी प्रतिक्रिया, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट जानना चाहा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि इंडिगो रोजाना 1600 फ्लाइट ऑपरेट करता है, और शनिवार को उसकी 900 फ्लाइटें या तो लेट थी या कैंसिल थी, और वजह थी स्टाफ का ना आना। लेकिन इंडिगो की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। रविवार और आज यानी सोमवार को भी हाल कुछ इसी तरह का है। रविवार को करीब 30% फ्लाइट लेट हुई, तो सोमवार को करीब 30% फ्लाइट स्टाफ की कमी के चलते प्रभावित हुई। बहरहाल मामला सीरियस होता जा रहा है, जिसकी कई वजहें भी हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान इंडिगो में असंतोष बढ़ा है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की थी, जबकि देश की ये सबसे बड़ी एयरलाइंस इकलौती ऐसी एयरलाइंस थी जो मुनाफे में चल रही थी। अप्रैल से हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब कंपनी ने नौकरी की शर्तों को तोड़ने के लिए कुछ पायलटों को सस्पेंड कर दिया था। इससे दूसरे कर्मचारियों में भी असंतोष फैला था। लगता है ये उसी गुस्से का नतीजा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इंडिगो प्रबंधन केबिन क्रू के कदम पर किस तरह की कार्रवाई करता है और कैसे कंपनी के भीतर चल रही दिक्कतों को दुरुस्त करता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ डीजीसीए जो कार्रवाई करेगा सो करेगा, लेकिन ये वाकई हो क्या रहा है? क्या इंडिगो के अंदर ही हम देख रहे हैं कि कर्मचारी एक तरह से साइलेंट हड़ताल पे चले गए हैं? किस तरह से उनका बुनियादी ढांचा फिलहाल इलाह हुआ है? इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया जुड़ गए हैं, और साथ ही अजय वंटे हमारे साथ हैं, फाउंडर live-from-a-lounge.com। आप दोनों का स्वागत है हमारी स्पेस में। परवेज जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। क्या आपको लगता है कि ये इंडिगो के भीतर ही जो बुनियादी ढांचा है वो फिलहाल हिला हुआ है और इसके खिलाफ कर्मचारी निकल गए हैं? परवेज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? I can hear you. बोलिए। जी, सवाल आपसे ये था कि ये हो क्या रहा है? आपका जो एनालिसिस या गणित है वो क्या कहता है? क्या ऐसा है कि इंडिगो के अंदरूनी कामकाज के जो तरीका है, जिस भी तरीके से नाराजगी है, वो अब जाहिर की जा रही है कर्मचारियों के जरिए? मुझे लगता है इंडिगो इज अ वेल रन एयरलाइन और एफिशिएंटली चलाते हैं, कामकाज ठीक है, एंड आई एम श्योर दे आर पेइंग द स्टाफ वेल। लेकिन अगर कोई स्टाफ दूसरी कोई कंपनी में या एयरलाइन में अपॉर्चुनिटी के लिए, इंटरव्यू के लिए जाता है, where they feel the job prospects are better, working conditions in Air India will be better because it's a Tata run airline, तो लीगली उनको कोई रोक नहीं सकता है ना। अगर कोई लीगल लीव लेके जाए तो उसको कैसे रोक सकता है? बट इट डज नॉट मीन दैट इंडिगो इज डूइंग बैडली या वर्किंग कंडीशंस खराब है, लेकिन they want to look at better opportunity and nobody can stop anybody
from looking at better work opportunities, I है ही feel. नहीं। शनिवार को जब 55% स्टाफ गायब था परवेज जी, तब ऐसा कहा जा रहा था कि एयर इंडिया में भर्तियां शुरू हैं, इसीलिए वो गए थे, लेकिन बाद में इसका भी खंडन कर दिया गया और उसके बाद रविवार को भी देखा कि 30% स्टाफ कम है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हैं, आपके पास विकल्प आ रहे हैं, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन उस बात का तो खंडन हो गया, ये तो कोई वजह भी नहीं थी। अगर देखिए, ये तो फिर इंडिगो का इंटरनल मामला है कि अगर स्टाफ अनहैप्पी है और इतने लोग लीव पे जा रहे हैं और जिससे पब्लिक और पैसेंजर को तकलीफ हो रही है, एफिशिएंसी ऑफ द एयरलाइन इज सफरिंग, तो वो तो इंडिगो का इंटरनल मैटर है. दे शुड इन्वेस्टिगेट एंड दे शुड कम टू अ कंक्लूजन. Either they improve the work conditions or improve their HR management. लेकिन ये इसको और कौन हेल्प कर सकता है? इंडिगो ही खुद का देख सकता है. और देखिए, एक बात है, फ्लाइट डिले का बात अलग है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग स्टाफ लीव पे चला जाता है, इंजीनियरिंग स्टाफ टाइम पे नहीं आता है, और जिससे अगर इंजीनियरिंग और सेफ्टी इफेक्ट होता है, वो रिस्क बहुत है. ऑफ कोर्स पैसेंजर को कोई तरह का इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए. आज आप जो भी रेट बोलते हैं बॉम्बे दिल्ली का, मुंबई कलकत्ता का, तो पैसेंजर आप दे रहे हैं, तो अगर वो ही सबसे प्लेन टाइम पे जाना चाहिए. ऐसे डिले इज इनटॉलरेबल. और फिर डीजीसीए भी बॉडी है जो ओवरऑल सब देखता है. डीजीसीए कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट कि भाई इतना इनएफिशिएंसी क्यों चल रहा है, क्योंकि डीजीसीए के पास हर एक चीज का रिकॉर्ड रहता है और दीज रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल टू द पब्लिक. तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ द इंडिगो एंड दे शुड अंडरस्टैंड, स्टडी व्हाई दिस इज गोइंग रॉन्ग. बिल्कुल, इसी की पड़ताल करने की कोशिश भी की जा रही है। अजय, हमको ये बताएं, इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन है जो हमेशा अपनी शेड्यूल फ्लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती है। टेक ऑफ हो या अगर लैंडिंग हो, हमेशा ऑन टाइम सर्विस जो इनकी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अब ऐसे में अगर हम ये मान भी लें कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टाफ जा रहा है, 55%, ये तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा है। इतना सारा स्टाफ अजय गायब था शनिवार को, और उसके बाद रविवार को भी 30% स्टाफ गायब था। अगर हम ऐसा भी कह लें कि अगर इंडिगो में ही सैलरी की दिक्कत है, जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है कर्मचारियों को, किस तरह की प्रॉब्लम होगी कि 55% आपका स्टाफ गायब हो गया? देखिए कविता जी, ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है कि ऐसी कौन सी मुश्किल हुई जिसकी वजह से 55% स्टाफ नहीं आया सैटरडे को। पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि एयर इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं था, जैसे कि आपने खुद एयर इंडिया से भी सुना है। एयर इंडिया का रिक्रूटमेंट ड्राइव फ्राइडे को था, सिर्फ मुंबई में था, और वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए था। अगर आपको एयर इंडिया ने इनवाइट किया है उस इंटरव्यू के लिए तो आप आ सकते थे। ऐसा नहीं था कि आप वहां पे जाके अपना सीवी लेके जा सकते हैं और आपको वहां पे असेस किया जाएगा। अगर आपको पहले से ही आपने अपना सीवी भेजा और उनको आपका सीवी अच्छा लगा तो आप आके उनसे मिल सकते थे। तो ये रही एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट की बात। और ऐसा ही एक इवेंट अगले हफ्ते बैंगलोर में होने वाला है, जहाँ पे सिर्फ जो प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। बाकी इंडिगो में ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पे 55% स्टाफ एक दिन में छुट्टी पे गया, वो उसके बारे में तो हमें भी नहीं पता। पर हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि स्टाफ जहाँ तक मेरे को पता है रूल्स के हिसाब से 4 या 5 घंटे पहले तक वो सिक कॉल इन कर सकते हैं। और जैसा कि इस केस में हुआ, तो जो भी सैटरडे को हुआ जिसकी वजह से डिलेज हुए और उसकी वजह से ही उसका फॉलो ऑन इफेक्ट संडे और मंडे को भी देखा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, ये क्रू कभी कभी जैसे एक दिन के पैटर्न पे नहीं ऑपरेट करते। ये लोग एक दिन खत्म करके फिर एंड में किसी होटल में रेस्ट करने जाते हैं, जहाँ पे भी वो रुकाया जाता है उनको रात को। फिर वो अगली रात को वो वहां से, अगली सुबह को वो वहां से ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, और ऐसा वो उनका पैटर्न होता है पूरा। तो इस केस में क्या हुआ, अगर क्रू ने अपने आप को सिक बुलाया और वो ड्यूटी पे नहीं पहुंचे, और बहुत सारे क्रू ड्यूटी पे नहीं पहुंचे, तो वो जो भी पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे आपको अगर जैसे सैटरडे को जैसे मुंबई दिल्ली करके और दिल्ली लखनऊ करके, जैसे अगर आपको रात को लखनऊ में रुकवाया जाना था तो वो सब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, पूरा ऑर्डर खराब हो गया। और उसकी वजह से जहां पे संडे को क्रू होना था
वहां पे संडे को क्रू नहीं था, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि ये डिले अभी तक देखे जा रहे हैं। ये इनके साथ पहले भी हो चुका है 2019 में, पर उस वक्त पायलट्स की कमी की वजह से हुआ था। सर्विस चार्ज को लेकर सीसीपीए ने नए नियम बना दिए हैं। सीसीपीए के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट अपने क्लाइंट को सेवा देने के लिए सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक उस रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में ई दाखिल शिकायत कर सकता है और नियम के अनुसार सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर है। रेस्टोरेंट इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं और इस बारे में तमाम जानकारी हमें हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। सर्विस चार्ज को लेकर के उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश आया है। अब कोई भी रेस्टोरेंट या होटल आपके फूड बिल पर ऑटोमेटिकली सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता, आपसे सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। आदेश के मुताबिक अब आपके फूड बिल पर सर्विस चार्ज को ऑटोमेटिकली या डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं जोड़ा जा सकता और अगर कोई भी रेस्टोरेंट या होटल ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद सीसीपीए जांच के बाद उस होटल या रेस्टोरेंट पर एक्शन ले सकता है, उस पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगा सकता है, उस पर आर्थिक दंड लगा सकता है। तो सीसीपीए ने यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसको लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है और उस गाइडलाइन में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर ग्राहक या उपभोक्ता की जानकारी के बिना उसके फूड बिल पर सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आएगा और इसको लेकर के उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है वहाँ कर सकता है, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कंप्लेंट कर सकता है और जांच में अगर वो होटल या रेस्टोरेंट लापरवाह या दोषी पाया जाता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। तो सर्विस चार्ज को लेकर के एक बड़ा फैसला यहाँ पर सीसीपीए ने गाइडलाइन जारी कर दी है और मकसद यही है कि ये जो सर्विस चार्ज के नाम पर अक्सर लूट होती थी इस पर रोक या लगाम लगाई जा सके। चलिए इस मुद्दे पर और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट बेजॉन मिश्रा भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बेजॉन जी हमारी इस पेशकश में। तो पहला सवाल तो यही होगा, अब किस तरह से होटल और रेस्टोरेंट्स पर नकेल कसेगी इस फैसले के बाद? सीसीपीए ने ये फैसला ले तो लिया है कि जबरन जो है सर्विस चार्ज वसूला नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मनमानी पर रोक कैसे लगेगा? इसे एक कानून का रूप ले लिया है, मतलब एक गाइडलाइन जब बन गया मतलब लोगों को उसको पालन करना अनिवार्य हो गया और यदि वो नहीं पालन करते हैं तो उसमें उसका प्रोसेस भी कहा गया है कि आप हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हो, आप ई दाखिल में जा सकते हो, आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। तो एक प्रोसेस आ गया जगह पे, जिससे क्या होगा कि अब कोई भी रेस्टोरेंट या होटल जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं मांग सकते हैं कोई भी उपभोक्ताओं से। क्योंकि ये एक स्पष्टीकरण आ गया और जिसके चलते कई कंज्यूमर को राहत मिल गया कि वो जो बकझक होता था रेस्टोरेंट जाके होटल में जाकर कि हम नहीं देंगे, हम आप क्यों चार्ज कर रहे हो सर्विस चार्ज, हम नहीं देना चाहते हैं, तो ये बंद हो जाएगा। क्योंकि सर्विस चार्ज लेने पर ग्राहक एतराज जता सकते हैं, देना है कि नहीं देना है वो उनके मन के ऊपर है। कितना देना है, क्या इसके ऊपर कोई कैपिंग है या आप अपने मन से अगर सर्विस चार्ज देना चाहें तो दे सकते हैं? बिल्कुल, इससे क्या होगा कि सर्विस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। अब क्या है कि अब कंज्यूमर यदि खुश हुआ सर्विस से तो वो सर्विस प्रोवाइडर को टिप दे सकता है, वो उसके ऊपर है। और उससे क्या होगा कि जो सर्विस दे रहे हैं वो भी सतर्क रहेगा कि हम ग्राहक को खुश करके वापस भेजे ताकि हमको टिप मिले। पहले क्या होता था कि वो सर्विस दे या ना दे, उनको मालूम है कि हमको रेस्टोरेंट या होटल ओनर हमको वो सर्विस चार्ज वो जो ले रहा है बिल में उसका एक भागीदारी देंगे वो जरूर, तो वो पहले होता था। तो अब क्या है कि अब इससे क्या होगा कि वो लोग सतर्क रहेंगे सर्विस को लेकर, वो लोग नाखुश नहीं करेंगे कंज्यूमर को, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगा और यदि हम खुश हुए तो हम अपने आप अपने मर्जी से हम टिप दे सकते हैं, हम उसको डिलाइट कर सकते हैं कि आपने हमको अच्छा सर्विस दिया तो हम बिल के अलावा हम आपको टिप भी दे रहे हैं और वो लीगल है, इट इज अलाउड। देयर इज नो लॉ विच मैंडेट्स कि हम टिप नहीं दे सकते हैं। हम यदि खुश हुए हम टिप दे सकते हैं तो हम टिप दें, लेकिन कोई जबरदस्ती हमसे टिप नहीं मांग सकता है।
कोई ये नहीं कर सकता है कि नहीं आप हमको टिप नहीं देंगे तो आप रेस्टोरेंट छोड़कर नहीं जा सकेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो जो सर्विस चार्ज पहले कई रेस्टोरेंट्स और होटल्स ले लेते थे, जबरदस्ती लेते थे, और उपभोक्ता शिकायत करने पर भी नहीं वो लोग सुनते थे और उनको नहीं मतलब जाने देते थे विदाउट पेमेंट। अब वो एक कानूनी रूप ले लिया है, जिसके चलते स्पष्टीकरण आ गया, क्लैरिटी आ गया। अब उपभोक्ता बड़े खुशी खुशी रेस्टोरेंट जाकर कंफर्टेबली खाना खा सकते हैं, कंफर्टेबली वो उस प्रोडक्ट को मांग सकते हैं जो वो चाहते हैं, और यदि वो ऑर्डर देता है तो वो लीगलाइज हो जाता है कि वो एक्सेप्ट करता है उस प्राइस को, और उस प्राइस को उसको पेमेंट करना अलॉन्ग विद जीएसटी अनिवार्य हो जाता है एज पर लॉ, तो वो करना उसको पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा कदम सीसीपीए ने लिया है, और हम सोचते हैं कि कई एरियाज हैं हमारे देश में अभी जहां पर उनको हस्तक्षेप करना अनिवार्य है, उनको करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई कंज्यूमर्स को। मेरा सवाल वही है, क्योंकि देखिए सीसीपीए ने यहाँ पे गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, नियम कानून का ढांचा तो बना दिया है, लेकिन ये बात कैसे सुनिश्चित हो कि तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स इसका पालन करेंगे। देखिए पिछली बार भी कई बार ऐसे होता था कि होटल्स रेस्टोरेंट्स के दरवाजे पर ही सर्विस चार्ज एक निर्धारित रेट पर लिख दिया जाता था, मेन्यू कार्ड पर वो लिखा हुआ मिलता था। अब जो लोग देखते थे वो इसके खिलाफ शिकायत करते थे, सवाल उठाते थे, जो नहीं देखते थे वो खैर जब उनको देना फाइनल बिल में जब उनको देना पड़ता था तो वो पैसे चुकाते थे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इस इंडस्ट्री को अपने आप को कैसे इस बारे में अवगत कराना चाहिए कि ये एक नियम कानून बन गया है और आप नहीं वसूल सकते हैं, बिकॉज ये इंटरनली मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लैप्स है। नहीं तो दैट इज व्हाई ये एक रेगुलेशन के तहत आ गया है, गाइडलाइन बन गया है, जो नोटिफाई हो गया है, और जो कंज्यूमर अफेयर्स अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के वेबसाइट में दे दिया है। तो अब ये एक कानूनी रूप ले लिया है, अब लोगों को मानना होगा। अब कोई भी जबरदस्ती सर्विस चार्ज अपने बिल में नहीं ऐड कर सकता है, ना अपने रेस्टोरेंट में वो डिस्प्ले कर सकता है कि हम सर्विस चार्ज ऐड करेंगे। वो प्राइस में ऐड कर सकता है, वो यदि अपना प्राइस बढ़ा देते हैं, उसमें सर्विस चार्ज इंक्लूड कर लेते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वो प्राइसिंग फैक्टर वो मार्केट ड्रिवन है, वो कंज्यूमर के ऊपर है। वो उस रेस्टोरेंट में वो उस कीमत में दाल खाएंगे कि नहीं खाएंगे वो उनके ऊपर है, बट यदि उस प्राइस में वो एग्री करता है खाने के लिए और वो बिल बनकर आता है तो कंज्यूमर को पेमेंट करना अनिवार्य है। लेकिन यदि बिल में अलग से सर्विस चार्ज ऐड हो तो वो गैर कानूनी है। आज से वो गैर कानूनी हो गया है, कोई नहीं कर सकता है इंडिया में, वो इंडिया भर में कोई नहीं चार्ज कर सकता। यदि करेंगे तो कंज्यूमर शिकायत कर सकता है, कंज्यूमर हेल्पलाइन में सीसीपीए इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस कंप्लेंट को लेकर, और उसमें जांच शुरू कर सकता है, और उसमें प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकता है, और फाइन्स एंड पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड बाय सीसीपीए। वो जो सही समझेंगे उस फाइन को भी वो इम्पोज कर सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे देश में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑपोजिट पार्टी हैज ऑल द राइट टू चैलेंज। वो चैलेंज कर सकता है, वो अपील पे जा सकता है, वो उसके अगेंस्ट में लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट तक, वो अलग बात है। लेकिन सीसीपीए अब इस पे ध्यान उनका आकर्षित करना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई भी कंज्यूमर शिकायत करता है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, उनको इन्वेस्टिगेट करना अनिवार्य हो गया। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर अंत में कंज्यूमर की जीत। बहुत बहुत धन्यवाद जॉन जी, समय निकाला आपने इस खास पेशकश के लिए। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार का आगाज अच्छा रहा। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हमने देखी। निफ्टी जो है वो निचले स्तरों से करीब 200 अंक सुधरकर 15,800 के अहम स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी 327 अंक की हमने तेजी देखी है, और निफ्टी बैंक में करीब 400 अंक का उछाल। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में हमने जो जमकर खरीदारी का रुझान देखा है। लेकिन बाजार में आज का दिन कैसा रहा, सहयोगी मानसी दवे बता रही हैं। काफ़ी मजबूत सेशन आज का रहा और मजबूती हर तरफ से आती हुई देखने को मिली है। इनफैक्ट
एफएमसीजी, स्पेस और साथ ही बैंकिंग ने सबसे ज़्यादा बाजार को संभालने का काम किया। रिजल्ट सीजन राउंड द कॉर्नर है, उससे ठीक पहले Q1 अपडेट्स जो कि बैंकिंग से जुड़ी कंपनियों के आते हुए नजर आए, बैंक्स के नजर आए, उनमें भी काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिले, अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिसके चलते हमने बैंकिंग काफी मजबूती देखी। इंडेक्स के लिहाज से अगर बात करें, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बेहद अच्छी नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक, HUL, ITC, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स ने काफी हद तक मजबूती दिखाई, जिसमें ITC टॉप परफॉर्मर कहेंगे क्योंकि 3 ईयर हाई पर आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और कंपनी के हर सेगमेंट में अच्छी मजबूती, अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है, जिसका ये रिजल्ट है कि हमने ITC के स्टॉक प्राइस में अच्छी मूव्स, अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड लगातार देखे हैं। इसके अलावा TCS, JSW स्टील, टाटा स्टील, ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में बिकवाली रही। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स IDFC फर्स्ट, गुजरात गैस, ट्रेंट, एस्ट्रल, ABB जैसे काउंटर्स में देखने को मिले। हालांकि बिकवाली का दबाव ऑयल इंडिया, AU स्मॉल फाइनेंस, परसिस्टेंट, साथ ही इंडिया मार्ट इंटरमेश जैसे स्टॉक्स में नजर आया। FMCG, स्पेस, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में अच्छी मजबूती दिखी। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स में एक बजिंग ट्रेंड था क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जो खबर आई है, इसके ठीक बाद पेपर स्पेस में काफी हद तक मजबूती देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर प्ले, क्योंकि NFL में हमने देखा काफी मजबूत सेल्स के आंकड़े नजर आए और इसके ठीक बाद मॉनसून का भी एक बेनिफिशियरी है फर्टिलाइजर, एग्री स्पेस लगातार इसके चलते भी फोकस में है, तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली। फाइनल क्लोजिंग जब हुई, हरे निशान के साथ कंफर्टेबली ऑन पॉजिटिव नोट तमाम इंडेक्स में हमने क्लोजिंग आज की देखी। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। पाम तेल की कीमतों में 10% की गिरावट देखी जा रही है। कीमतों में गिरावट से कौन सी कंपनियों को फायदा होगा, इस पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार दे रहे हैं। देखिए, पाम तेल में आज काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। करीब 10% इंट्राडे में मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर टूट गया और इंट्राडे में तो 4250 रिंगिट प्रति टन के आसपास भी भाव देखने को मिला है और महीने भर में 35% तक पाम तेल के दाम सस्ते हो चुके हैं। और सिर्फ पाम तेल ही नहीं, बाकी खाने के तेल के भी दाम गिर रहे हैं, चाहे वो सनफ्लावर हो, सोयाबीन ऑयल हो, तमाम तेल, कैनोला ऑयल हो, सब वहाँ पर भी महीने भर में 20% के आसपास की गिरावट कैनोला और सनफ्लावर ऑयल में भी आ चुकी है और उसका फ़ायदा यहाँ पर FMCG कंपनियों को मिल रहा है। उनके इनपुट कॉस्ट की अगर बात करें तो HUL के इनपुट कॉस्ट का में पाम तेल का हिस्सा करीब 25% है। वहीं GCPL का जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है उसमें पाम तेल का हिस्सा करीब 20% है। इसके अलावा नेस्ले और ब्रिटानिया के भी इनपुट कॉस्ट में 10 से 15% की हिस्सेदारी रखता है। पाम तेल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है, हेयर केयर के लिए इस्तेमाल होता है, पैकेज फूड के लिए इस्तेमाल होता है, नमकीन, वेपर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से पाम तेल का बड़े लेवल पे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। अगर वो सस्ता होता है तो बाकी खाने के तेल की भी दिक्कतें खत्म होगी और डेफिनेटली ये कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और इंडस्ट्री के लिहाज से भी एक अच्छी खबर है कि पाम तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक के राइट्स इशू में देरी हो गई है। जून तक पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य था और क्यों हुई है ये देरी और आगे धनलक्ष्मी बैंक की क्या तैयारी है, रिजर्व बैंक का क्या कदम हो सकता है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक धनलक्ष्मी बैंक के राइट्स इशू में कुछ रुकावटें आई हैं, जिसकी वजह से जो पहले राइट्स इशू इंटरनली कंपनी प्लान कर रही थी कि 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, वो उसमें और भी देरी लग सकती है क्योंकि जो नेगोशिएशंस चल रहे थे, जो एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स है, उसमें समय लग रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कंप्लायंस इशू है। जो राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए बोर्ड में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, जो कि अब बैंक नियुक्ति नहीं कर पा रहा है क्योंकि एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने केरला हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है, जिसकी वजह से कोई बोर्ड में नए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते हैं। और अभी की अगर हम बोर्ड संख्या की बात करें, वो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है, सिर्फ 5 लोग अभी बोर्ड पे हैं क्योंकि रेजिग्नेशंस हुए हैं पिछले 3 से 4 महीने में कई, तो जो बोर्ड की संख्या है वो घटकर 5 ही रह गई है। अभी जो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जो नाराज शेयर धारक हैं, जो कि बोर्ड में सीट चाहते थे, उनसे बातचीत अभी भी जारी है और वो फाइनल दौर में गई है। सूत्र यही बता रहे हैं कि 2 बोर्ड सीट एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स को दी जा सकती है, जिसके बाद उम्मीद यही है बैंक को कि केरला हाई कोर्ट से वो जो याचिका है वापस हो जाएगी और वो जो नियुक्तियां हैं बोर्ड पे वो हो पाएंगी।
और अब बात महाराष्ट्र के सियासत की। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, एकनाथ शिंदे सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया है। फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला, जो बहुमत से 20 ज्यादा है। वहीं विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 99 वोट भी यहां पर पड़े हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, साथ ही अपने विरोधियों पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की 33 सीट जीतने के साथ ही विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई। वहीं लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सपा से छीन ली। सीएम योगी ने क्राइम और भूमि माफिया के खिलाफ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को फिर दोहराया। पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर, उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे देश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के लोगों को नए बजट के साथ 300 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा भी दिया है। हाल ही में विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसका ऐलान किया। आइए जानते हैं मुफ्त बिजली यूनिट के ये प्रावधान। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी वाले चुनावी वादे को पंजाब में पूरा कर दिखाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि पंजाब के प्रत्येक घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। मैं पंजाबियों ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ कोई बिल नहीं होगा, जीरो बिल आऊगा। इसके साथ ही बीते वर्ष 31 दिसंबर तक का बिल बकाया है, उनका बिल माफ कर दिया गया है। नए बजट के साथ किसानों को खेती के लिए मिलने वाली बिजली पहले की तरह ही मुफ्त मिलती रहेगी। व्यापारियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली के रेट इस वर्ष नहीं बढ़ेंगे। फैसला बहुत बढ़िया है और ये सरकार देख रहा हूँ जिसने अपने सरकार बनने के 100 दिन के भीतर अपने ऑलमोस्ट जो वादे हैं वो पूरे करने की कोशिश की है। ये 300 यूनिट माफ़ हो रही है, इससे ना सिर्फ गरीब आदमी को बल्कि मिडिल क्लास को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो 2 से 2,500 रुपया उनका बिजली का बिल आता था, उससे अब वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर सकेंगे। पंजाब से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी बिजली मुफ्त की थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है।